सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा परसों से चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ, जिसमें देश के लगभग 34 राज्यों से लगभग 150 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। लगभग 9 मंत्रियों ने और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चिंतन शिविर में भाग लेकर के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से समाज के सशक्तिकरण, समाज के सबसे अंतिम छोर पर रहने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त भागीदारी के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन करने में कैसे उनको और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस बार का चिंतन शिविर में जो पहले होता था कि सामने बिठा करके एक एक राज्य के अधिकारियों को, मंत्रियों को बुला करके बातचीत होती थी, हमने इस बार 5 ग्रुप बनाए थे। 5 अलग अलग ग्रुप बनाए। उन ग्रुप के माध्यम से 5 चर्चा के सत्र रखे गए। कल 5 रखे गए, आज 5 चर्चा के सत्र रखे गए, जिसमें विभिन्न राज्यों के अधिकारी और उसमें एक मंत्री जो है ना होता था, वो उस सारे चर्चा सत्र को आयोजित करने का काम करते थे, जिसमें राज्यों में उस योजना से संबंधित क्या अच्छे कार्य हुए हैं, किस योजना में क्या विसंगति आ रही है, क्या कठिनाई आ रही हैं, उसमें क्या चुनौतियाँ। तो इस सब का परिणाम ये हुआ कि राज्यों की भागीदारी इन चर्चा सत्रों के माध्यम से बहुत अच्छी हुई, और वो चर्चा सत्र होने के बाद फिर उस ग्रुप को मंच पर बुला करके उन्होंने जो उस चर्चा के माध्यम से सार निकाला, जो चुनौतियां सामने आई, जिन राज्यों में अच्छा कार्य हुआ है, उस अच्छा कार्य को बाकी राज्यों में कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो जब वहाँ राज्य का अधिकारी बोलता था सामूहिक रूप से या मंत्री बोलते थे, तो वो केवल राज्य के अधिकारी या मंत्री होने के नाते नहीं बोलते थे, वो योजना का समग्र देश में कैसे उसका क्रियान्वयन होना है उसके रूप में बोलते थे। उससे हमारा जो चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर की कार्य क्षमता का भी कई गुना उसमें वृद्धि हुई। और इसमें भाग लेने के लिए जो राज्यों से अधिकारीगण आए थे और जो हमारे मंत्रीगण आए थे, उन सब ने भी कहा कि इस बार का जो चंडीगढ़ का चिंतन शिविर है, यह चिंतन शिविर हम सब के कार्य अनुभव में बहुत अधिक वृद्धि करने वाला रहा। इसमें हमें अपनी भी ऐसा लगा कि हम इसके केवल श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि हम इसके जो नीति निर्धारण हैं, निर्णय लेने के जो क्षण होते हैं, उनमें भी हमारी भागीदारी जोड़ी गई। परसों शाम को जब शुभारंभ हुआ तो माननीय राज्यपाल महोदय जी, आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी की गरिमा में उपस्थिति में इस चिंतन शिविर का प्रारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न अलग अलग सत्रों के माध्यम से उसमें सीनियर सिटीजन की बात की गई, उसमें दिव्यांगजनों की बात की गई, उसमें स्कॉलरशिप की बात की गई, इसमें दिव्यांगजनों के रोजगार मेले की बात की गई, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, जो 0 to 5 ईयर तक के बच्चे होते हैं, जन्म से जैसे बच्चे जो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के माध्यम से जो बच्चे बोल नहीं पाते, आईडी बच्चे रहते हैं, तो ऐसे बच्चों की कैसे प्रारंभ में ही पहचान करके उन बच्चों को देश भर में जो हमारे CRC हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इसके साथ ही जिलों में जो DDRC हैं, उनके माध्यम से बच्चों को कैसे प्रारंभ में पहचान करके उनको सशक्त बनाने के लिए इन केंद्रों के माध्यम से कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और इसमें परिवार के अभिभावकों का भी उसमें प्रशिक्षण जोड़ा जाए, क्योंकि उस केंद्र पर तो बच्चा 2-3 घंटे रहता है, लेकिन माँ जब साथ में आती है तो 24 घंटे माँ बच्चे के साथ में रहती है। तो ऐसे सारी चर्चाओं में राज्यों में जो कार्य हो रहे हैं और केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मशीनीकृत योजना के माध्यम से जो कार्य पहले हमारा सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई का जो कार्य होता था, उसमें जो हमारे स्वच्छता कर्मी रहते थे, तो कई बार इस तरह की घटनाएं देखने में आती थी कि कोई सीवर टैंक की सफाई में एक स्वच्छता कर्मी उतरा, गैस के रिसाव के कारण वो वापस नहीं आया, दूसरा गया वो भी देखने के लिए गया, वो भी वापस नहीं आ पाया।
इस मृत्यु दर को शून्य पर ले जाने के लिए कि मृत्यु दर शून्य हो और सुरक्षित तरीके से हमारे स्वच्छता कर्मी अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें, तो उनको राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई व्यवस्था के साथ में जोड़ा गया। उस राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई योजना के बारे में भी ग्रुप में भी चर्चा हुई विस्तृत रूप से। उसमें जो कार्य किया जा रहा है कि उनको सुरक्षा उपकरण, उनको पीपी किट और प्रशिक्षण उनको दिए जाने के प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे कि वो प्रशिक्षण लेने के बाद ही उस कार्य में उतरें, ताकि किसी भी स्वच्छता कर्मी की मृत्यु ना होने पाए। उनके परिवार के जो आश्रित सदस्य हैं, जो आजीविका का अपना कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उनको मशीनीकृत वाहन खरीदने के लिए, इस स्वच्छता के कार्य को करने के लिए मशीनीकृत वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी देने का कार्य किया जा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर वो मशीनीकृत वाहन खरीदते हैं तो 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान, ग्रुप में लेंगे तो 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान, और उनके परिवार का सदस्य अपना आजीविका के लिए कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनको स्किल ट्रेनिंग देने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसमें 2 साल तक स्किल ट्रेनिंग लेने, तो स्किल ट्रेनिंग के दौरान को 3,000 रुपये का वजीफा भी दिए जाने का उसमें प्रावधान किया गया है। इसी तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके लिए वरिष्ठ नागरिक ग्रह के साथ ही साथ समाज में कैसे अवेयरनेस जागरूक की जाए कि वरिष्ठ नागरिक अनुभवों का वो खजाना है कि उनको केवल ओल्ड एज होम के माध्यम से नहीं, बल्कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने जीवन पर्यंत नौकरी के माध्यम से समाज की, देश की सेवा की है, परिवार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उम्र के इस पड़ाव पर उनके अनुभवों का लाभ भी मिले। तो कंपनियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके, जिन कंपनियों को ऐसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता है उनको अभिव्यक्ति मिलेंगे, और जिनके शारीरिक रूप से जो अभी काम करने का आत्मविश्वास है, काम करना चाहते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन करके उनको कार्य भी उपलब्ध कराया जाए। उनके लिए एक उम्र के बाद कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, चलने में असुविधा होती है, तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से उनको सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं उनके बीमारी के लिए, और उनको वयोश्री योजना के माध्यम से सहायक उपकरणों के साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उनको मिले। ट्रांसजेंडर के लिए भी इसमें चर्चाएं हुई, बेगर्स के लिए भी इसमें चर्चाएं हुई। ऐसे बहुत सारे विभिन्न विषयों पर जिसमें कि राज्यों के प्रतिनिधियों ने, अधिकारी जो आए थे, सभी ने इस बात के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया कि इस बार का चिंतन शिविर हमको सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं को केवल नज़दीक से जानने का नहीं, बल्कि हमें भी उसमें अपनी भागीदारी जोड़ने का जो हमको अवसर मिला है, इससे आने वाले समय में हम राज्यों में और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से इन काम को कर सकेंगे। उनके द्वारा जो राज्यों से आए हुए जो अधिकारी और मंत्रीगण थे, उनके द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, विचार प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने नोट किया हुआ है, और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर संयुक्त रूप से शासन की योजनाओं का लाभ, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। तो एक तो केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त मंच के माध्यम से इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम, दूसरा इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में राज्यों की भागीदारी और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से जोड़े जाने के लिए चिंतन शिविर जिन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर किया गया, उसके सार्थक परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में इनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों के माध्यम से देखने को मिलेंगे। मंत्री जी, आपने 2 चीजों का जिक्र किया। एक तो बैकर्स का एक माफिया भी देश के अंदर सक्रिय है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक करता है, तो ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आए? दूसरा, आपने जिक्र किया सफाई कर्मचारियों का जो सीवरेज के अंदर उतर के सफाई करते हैं। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो ये कर्मचारी हैं, इनको प्रॉपर किटें जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, तो ऐसे में केंद्र क्या भूमिका अदा करेगा? किस तरह से सख्ती होगी कि सभी कर्मचारियों को किटें जो हैं वो राज्य सरकारें उपलब्ध करवाएं? आपने बहुत सही बात कही, और उसी के लिए ही यह जो चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर में सभी राज्यों के अधिकारियों को इसमें बुलाया गया, जिसमें जैसा मैंने बताया कि 34 राज्यों के अधिकारी इसमें आए, और
उनकी उपस्थिति में ही उनके जो ग्रुप बनाकर जो चर्चा हुई, तो इस योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई और उनको पीपी किट, सुरक्षा उपकरण और साथ ही साथ प्रशिक्षण देने की भी कार्य योजना बनाई गई। और इनके लिए उन्होंने कई राज्यों के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि वहाँ उनके नगर पालिका, नगर निगमों में इसका वितरण तो किया ही जा रहा है। इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, स्वच्छता मंत्रालय, ऐसे कई अधिकार विभाग मिलकर इसको काम को कर रहे हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा उपकरण पीपी किट देने का काम इसमें किया जा चुका है। राज्यों के साथ हम बराबर इस बात की समीक्षा कर रहे हैं, जिन राज्यों में शेष रह गए हैं तो उनके लिए भी लगातार प्रयास करके वहाँ उनका वितरण हो। दूसरा, आपने जो बेगर्स की बात कही, तो बेगर्स के लिए हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में जो ऐतिहासिक महत्व रखने वाले शहर हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखने वाले शहर हैं, ऐसे शहरों को चिन्हित करके प्रथम चरण में पहले वहाँ पर इस काम को प्रारंभ किया है और राज्य सरकारों ने भी कई स्थानों पर अपने ढंग से इसको पहल को प्रारंभ किया है। 3 स्थानों के मतलब अभी आज की चर्चा में शहर ऐसे निकल कर आए, इसमें एक चंडीगढ़, दूसरा कोझिकोड और तीसरा इंदौर, जिसमें बेगस फ्री की दिशा में इन शहरों ने अच्छा काम किया है और इनके उदाहरणों से बाकी राज्यों में भी, बाकी स्थानों पर भी ऐसे जो स्थान चयनित किए गए हैं, विशेष रूप से जो जहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, ऐतिहासिक महत्व रखने वाले स्थान हैं, प्रारंभिक चरण में उनको लिया गया है। अब उसके बाद फिर आगे उसको बढ़ाया जाएगा। मंत्री महोदय, अभी वेगर को लेकर चंडीगढ़ में नाइट शेल्टर डीसी साहब ने अनुबंध किया, उसमें वेगर के लिए रहने की व्यवस्थाएं हैं, खाने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनका जो व्यवसाय था वेगर का, वो अभी डिसाइड नहीं हो पाया। तो उनका जो जीवन यापन है या उनके जो बच्चे हैं, उनका जीवन यापन कैसे आगे रन अप होगा? मैंने आपको बताया कि इन सारी योजनाओं के बारे में राज्यों के अधिकारियों के साथ में राज्यों के अधिकारी यहाँ आए। अब ये राज्यों के अधिकारी अपने अपने राज्यों में जो है ना, वो जैसे हमने बताया कि धार्मिक स्थल के, ऐतिहासिक महत्व के ऐसे शहरों का चिन्हित किया गया, तो राज्यों के अधिकारी जाकर राज्यों में अपने संभाग के और जिले के अधिकारियों के साथ में बैठक करके हर राज्य की अलग अलग जो है ना वो कार्य योजना इस संबंध में बना रहेंगे। मंत्री जी, चंडीगढ़ में जैसे ये होगा आपका चिंतन शिविर, इसकी बात करें तो चंडीगढ़ में बहुत सी कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी को लेके है, रोड्स हैं उनको लेके है, एजुकेशन को लेके है। तो इसके लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है कि उनको वो सारी जो सुविधाएं एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है उनको? बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है, ये मूलतः प्रश्न जो है ना, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और वहाँ की इस तरह की समस्या आएंगी तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को उनको प्रेजेंट किया जाएगा, चंडीगढ़ प्रशासन को जो है ना उनको एक जिस तरह से आपकी जो मैक्सिमम स्कीम्स हैं वो उनके फंड्स स्टेट के फंड्स मिलकर के आगे चलते हैं, लेकिन उनको लेकर के कोई रिव्यू हुआ है? क्योंकि पंजाब का अगर देखें तो मैक्सिमम स्कीम्स के बीच में ज़्यादातर स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर के देखें तो काफ़ी कहीं ना कहीं आपसी तनातनी रही है। इस स्कीम्स को लेकर भी राज्यों के साथ में कहीं आ रहा है कि कहीं लागू नहीं हो पा रही या फिर कोई दिक्कत टेक्निकली आ रही है? जहाँ तक स्कीमों का सवाल है तो राज्यों के साथ में हमारी लगातार जो है ना समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। हमारे अधिकारी भी समय समय पर राज्यों में जाते हैं और रीजनल स्तर पर राज्यों के साथ मीटिंग रहते रहते हैं, कहीं 4 राज्य 5 राज्यों के साथ में, कहीं 2 राज्यों के साथ में, ऐसी रीजनल बैठकों के माध्यम से भी। और जैसे ये चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर के साथ ही साथ हमारे मेरे भी दौरे होते हैं, हमारे राज्य मंत्री के भी दौरे होते हैं। इन बैठकों के माध्यम से केवल स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप के अतिरिक्त भी मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा करने का काम लगातार होता रहता है और उसमें जो बिंदु निकल कर आते हैं उन बिंदुओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी मिलकर के उसका निराकरण करने की पहल करते हैं। पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है लगातार केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो फंड्स हैं, स्कीम्स के जो फंड्स हैं, चाहे एनएचएम फंड हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट फंड हो या और जो स्कीम्स शुरू की जाती है, वो कहते हैं हमें जो सेंटर की स्कीम्स का लाभ नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम विरोधी सरकार है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार है और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी राज्य के साथ में बगैर भेदभाव के योजनाओं का आवंटन जो है ना वो बगैर भेदभाव के किया जाता है।
कई राज्य बल्कि ऐसे हैं जो राज्य केंद्र की योजनाओं को, जैसे किसान सम्मान निधि, तो कई राज्यों ने किसान सम्मान निधि को लागू नहीं किया था। तो केंद्र किसी भी योजना के बारे में राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये राज्य जितनी तत्परता से हम तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं, हम लोग उनके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भिखारियों के लिए पंजाब गवर्नमेंट की ओर से डीएनए टेस्ट कराएगा, जो बच्चे थे उन्होंने उठाए हुए, तो ऐसा कोई आपके मंत्रालय में प्रावधान है कि डीएनए टेस्ट करवा करके ये पता लगाया जाए कि बच्चा किसका है, जो छोटा बच्चा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब तो उनके जो है ना, उनके शेल्टर होम के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम लोग डायरेक्ट सीधा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ में इस तरह के शेल्टर होम चलाने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए, उनके लिए शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और आपका जो है अब आखिरी क्वेश्चन, एक सवाल इससे हटके, 7 आम आदमी पार्टी के सांसद भाजपा में अपना विलय कर चुके हैं, उसको लेकर सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। रात भगाकर ये तो पार्टियों के अपने अंदर का आत्मचिंतन का विषय है कि क्यों उनसे मोह भंग हो रहा है, उनकी क्या कार्यप्रणाली है। इसके कारण से उनके जो है ना, उनके साथी उनका साथ छोड़कर उनको जहाँ लग रहा है कि हम अभी तक गलत थे और देश का और प्रदेश का अगर कल्याण करना है तो हमें गंगा की धारा के साथ में जुड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।